प्राचीन भारतीय व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत वस्तु विनिमय प्रणाली की व्यवस्था प्रचलित रही है। वर्तमान समय में किसी वस्तु के परिमाण हेतु अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गई है और ये प्रमाणीकरण एक सर्टिफिकेट के माध्यम से की जाती है। आप सभी का स्वागत है दृष्टि बीसीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त सर्टिफिकेट के बारे में, और जो सर्टिफिकेट जो संस्था देती है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी देखने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी। प्राचीन समय में, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग किसी वस्तु का जब क्रय विक्रय करते थे तो उस समय हमारे पास मेजरमेंट के लिए, स्केलिंग के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, या फिर कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं था कि इसी स्टैंडर्ड के माध्यम से हम किसी चीज को नापेंगे या मापेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एजेंसी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी लीगल मेट्रोलॉजी है। उसके माध्यम से ये बात सुनिश्चित की जाती है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, और एक निश्चित द्रव्यमान सेट कर दिया जाता है कि 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम है, या 1 लीटर का मतलब 1000 ml है। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी है, इसने अभी भारत को सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी दे रखी है। अब इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या है और किस तरीके से इसका महत्व है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चर्चा के प्रमुख बिंदु क्या होंगे? सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे खबर क्या है, और उसके बाद में देखेंगे मेट्रोलॉजी क्या है, और साथ ही साथ देखेंगे OIML क्या है, भारत OIML का सदस्य कब बना, और साथ ही साथ देखेंगे OIML सर्टिफिकेट क्या होता है, और इसके साथ देखेंगे इसका महत्व क्या है, और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। खबर हमारे सामने है कि इंडिया कैन नाउ इशू OIML सर्टिफिकेट। तो अभी ये हाल फिलहाल में चर्चा में है खबर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इंडिया अब OIML सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, इंडिया को ये अथॉरिटी दे दी गई है। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट दिस मीन्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए संबंधित तथ्य की बात करते हैं थोड़ा सा, कि भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश है। तो इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना है। अन्य 12 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चीन, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया। मतलब OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत 13वां है, 12 ऑलरेडी सदस्य देश हैं। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये आखिरकार OIML है क्या। उससे पहले हमें मेट्रोलॉजी समझना होगा कि मेट्रोलॉजी होता क्या है। देखिए, मेट्रोलॉजी शब्द को अगर हम लोग इसके अर्थ की बात करें तो आप देखेंगे मेट्रोलॉजी मतलब होता है माप विज्ञान। ठीक है, माप विज्ञान। और आप सोचेंगे कि माप विज्ञान के अंतर्गत नाम से ही विदित हो रहा है कि मापन संबंधी जितने भी सैद्धांतिक और व्यवहारिक जो पहलू हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कहां से हुई? अगर आप लोग इसकी शुरुआत की बात करें तो आप सोचेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। आप अपने मानसिक स्तर से भी सोचें। जैसे कभी क्या होता था कि अभी तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि 1 किलो में इतना वस्तु को अगर हम चढ़ाएंगे तो 1 किलो माना जाएगा उसको। पहले अपने यहाँ प्राचीन व्यवस्था में क्या हुआ करता था? प्राचीन व्यवस्था में किसी भी वस्तु को मापने के लिए कोई एक मानक नहीं होता था, कोई एक निश्चित मानक नहीं था। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता था? प्राचीन समय में ऐसे कंडीशन में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। और वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि अगर हम किसी सामान को खरीदने गए, कि मान लीजिए हम सब्जी खरीदने गए, 1 किलो आलू खरीदने गए, तो 1 किलो आलू के एवज में फिर 1 किलो हमें चावल या 1 किलो गेहूं दिया जाता था व्यापारी को, ताकि वो एक मतलब वही है ना कि बराबर की स्थिति होती थी कि आलू खरीदने गए 1 किलो चावल अब बराबर हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हमारे यहाँ वस्तु को खरीदने के क्रम में वस्तु ही मिलता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से मापन की विधियां हमारे यहाँ संचालित हुआ करती थी। प्राचीन जब व्यापार व्यवस्था की बात करेंगे तो उस समय ऐसा हुआ करता था। अगर आधुनिक समय की बात की जाए तो आधुनिक समय में आप जानते ही हैं कि मानव का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी नई नई आ गई। आधुनिक समय में ये बात सेट की गई
कि किसी भी वस्तु का अगर मेजरमेंट करना है तो उसके लिए एक निश्चित हमें स्टैंडर्ड सेट करना होगा। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया कि 1 किलो में फिर 1000 ग्राम की बात की गई, फिर 1 लीटर में 1000 ml की बात की गई। तो इस तरीके से एक मानक सेट किया गया। और आप देखेंगे इसी वजह से यहाँ पर कहा गया कि मापन के सभी सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है माप विज्ञान के अंतर्गत। और इसी के साथ आप देखेंगे इसको ध्यान में रखते हुए माप विज्ञान में मूल रूप से 3 राशियों के बारे में चर्चा की जाती है। 3 राशियां कौन कौन सी हैं? एक तो लंबाई है, दूसरा द्रव्यमान है, और तीसरा हम लोग बात करें तो समय है। तो लंबाई के लिए आप जानते ही हैं कि सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, मीटर, इसकी हमारे यहाँ स्केलिंग सिस्टम है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि हमें किसी चीज का वेट अगर मापना है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग द्रव्यमान को अर्थात हम लोग किलोग्राम, ठीक है, ग्राम और इस तरीके की व्यवस्था करते हैं। समय की बात करें तो आपको पता ही है सेकंड है, ठीक है, फिर उसके बाद में आप जानते हैं मिनट है, घंटा है। तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड सेट किया गया ताकि वैश्विक स्तर पर और फिर वैश्विक स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो, एक रूपता हो मापन की विधियों में। तो ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए होंगे कि हम 3 प्रकार की राशियों को मापते हैं। राशियों मतलब एक प्रकार से आप देखेंगे कोई भी अगर क्वांटिटी है तो उसको किस तरीके से हम लोग मापेंगे, क्वांटिटी की बात की जा रही है। तो अब ये सारी बातें हैं। लीगल मेट्रोलॉजी की बात करें तो अब लीगल रूप से ये बात सर्टिफिकेट के माध्यम से प्रमाणित कर दी जाती है कि भाई 1 किलो, ये राष्ट्रीय स्तर पर 1 किलो का पैमाना यही रहेगा, इतना अगर भार है तो 1 किलो होगा, ठीक है, या फिर 1 लीटर इतने के बराबर होगा, एक राष्ट्रीय स्तर पर पैमाना सेट कर दिया गया। और ये पैमाना प्रेरित कहां से होता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर से प्रेरित होता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें किलो का माप हो या फिर लीटर का माप हो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेट देकर के प्रमाणित कर दी जाती है कि इतना बराबर इतना होता है। तो लीगल मेट्रोलॉजी का उद्देश्य क्या होगा? फिर वजन और माप की सुरक्षा और सटीकता की दृष्टि से सार्वजनिक गारंटी सुनिश्चित करना, ताकि कोई उपभोक्ता जाए तो ऐसा ना हो कि हम 1 किलो खरीदने गए तो किसी उपभोक्ता ए को 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम मिल गया और उपभोक्ता बी को 950 ग्राम मिल गया। तो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया ताकि एक सार्वजनिक गारंटी सुनिश्चित हो सके कि हाँ 1 किलो बराबर 1000 ग्राम ही होता है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आप देखेंगे बाट और माप के मानकों की स्थापना संघ सूची के तहत है। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात की जा रही है कि अगर मानक की स्थापना की बात होगी कि बाट और मानक, बाट कितने किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होगा, या फिर कितने लीटर बराबर कितना होगा, कितने मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होगा। अगर इसको सेट करने की बात आएगी, इसके स्टैंडर्ड को सेट करने की बात आएगी तो संघ सूची के तहत उसको रखा जाएगा संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत। वही मानकों की स्थापना को छोड़कर वजन और माप सूची की बात करें कि मानक जो है सेट करने का काम केंद्र सरकार का है, लेकिन जो है वजन और माप की बात करें तो ये किसका है? समवर्ती सूची का है। स्टैंडर्ड सेट करने की बात आए तो संघ सूची का है, और स्टैंडर्ड को छोड़ करके वजन और माप की बात आए तो समवर्ती सूची का है। और इसके लिए आप देखेंगे, इसके लिए अपने यहाँ कौन सी संस्था काम करती है? भारत सरकार की एजेंसी है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है काम करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आगे। चलिए, OIML सर्टिफिकेट है क्या? अगर हम लोग OIML पहले समझते हैं कि OIML है क्या, उसके बाद में सर्टिफिकेट देखेंगे। OIML का तात्पर्य ही है, नाम से ही विदित हो रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। तो आप यहां पर इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। अब आप समझ जाएंगे भाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत प्रदान करे, एक स्टैंडर्ड सेट करे, ठीक है, मापन से संबंधित। तो वही OIML संस्था है। अब ये अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय है। मैंने आपको बताया कि मानक को सेट करने के लिए है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थापना होती है 1955 में। वही मुख्यालय की बात की जाए तो पेरिस में इसका मुख्यालय दिखाई पड़ता है। ठीक है, कार्य की बात की जाए तो वही सिंपल सी चीज है, डेवलप्स मॉडल रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज बाय लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटीज एंड इंडस्ट्री। तो आप देखेंगे मॉडल रेगुलेशन को डेवलप करना, साथ ही साथ स्टैंडर्ड एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, यूज के लिए, उपयोग के लिए एक प्रकार से देना, सर्टिफिकेट की काम करना। लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटी, जो राष्ट्रीय स्तर पर लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटी मैंने आपको बताया कि कौन है अपने यहाँ, उपभोक्ता मामले विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये अपने यहाँ जो है एक प्रकार से सर्टिफिकेट जारी करती है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, और इंडस्ट्री, तो ये सारा इसका कार्य है।
अगर हम लोग बात करें कि सदस्य कितने हैं OIML के, तो 63 सदस्य हैं। भारत की बात करें कि भारत जो है OIML का सदस्य कब बना, तो आप देखेंगे स्थापना के 1 वर्ष बाद ही भारत इसका सदस्य बन गया था। ठीक है, सदस्य तो बन गया था, लेकिन OIML सर्टिफिकेट इशू करने का जो अधिकार है, जो अथॉरिटी है, वो भारत को अब दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को आप समझिएगा। चलिए, OIML सर्टिफिकेशन सिस्टम की बात करें, ये क्या होता है, तो आप देखेंगे इसी के माध्यम से क्लिनिकल जो थर्मामीटर है आपका, जिसके माध्यम से क्या देखा जाता है, थर्मामीटर के माध्यम से बुखार टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कि कितना बुखार है, क्या चीजें हैं। ठीक है, एल्कोहल ब्रीथ एनालाइजर, इसमें क्या होता है, पुलिस वाले अगर आप शराब पी के चलाएंगे गाड़ी, पुलिस वाले यही एनालाइजर आपके मुखमंडल के पास लगा देंगे और आपका देख लेंगे कि आपने शराब पिया है कि नहीं पिया है। तो ये एक एनालाइजर होता है जो आपके ब्रीथ सिस्टम को एनालाइज कर लेता है और फिर वो पॉइंट में बता देता है कि कितने पॉइंट, अगर उस एक निश्चित पॉइंट होता है उससे ऊपर अगर आपने आपका श्वास सिस्टम है तो फिर पता चल जाता है कि शराब आपने पी रखी है। रडार स्पीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, रडार, आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, आप लगा हुआ है रडार स्पीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, पता चल गया कि कितने स्पीड से आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं। पेट्रोल डिस्पेंसिंग यूनिट्स, पेट्रोल डलाने गए आप, वहां पर 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं और 1 लीटर के स्थान पर उसने डाला 950 ml, तो आपको पता चल जाएगा, लिखा रहता है, पेट्रोल पंप पे आप जाएंगे तो दिखाई ही पड़ता है, यूनिट्स लगा रहता है। तो इन उपकरणों के लिए OIML प्रमाण पत्र जारी करना और पंजीकृत और उपयोग करने की एक प्रणाली है ये, तो एक सिस्टम है, इसी के माध्यम से सारी चीजें होती हैं। ये सर्टिफिकेट किस तरीके का होता है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, OIML सर्टिफिकेशन ऑफ कंफॉर्मिटी। अब ये किसी भी देश को अगर अथॉरिटी हो गया है इशू करने का, तो ये इशू हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप देखेंगे, फिर आप जो ये सब बना रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, ये आप बाकायदे उस देश में बेच सकते हैं। जैसे जितने भी मेजरमेंट्स वाले इंस्ट्रूमेंट हैं सबको आप उस देश के अंतर्गत बेच सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये दुनिया भर में स्वीकृत एकल प्रमाण पत्र है। एक ही प्रमाण पत्र के माध्यम से आप जो भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, जैसे आपने बनाया एल्कोहल ब्रीथ एनालाइजर, कोई कंपनी है इसने एल्कोहल ब्रीथ एनालाइजर बनाया, अब इसको बेचने के लिए इसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंपनी मान लीजिए ए नाम की एक कंपनी है, इसके पास ये सर्टिफिकेट हो जाएगा। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से ये वेरीफाई हो गया कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को, जितने भी उपकरण हैं, इनको आप बेच सकते हो। ठीक है, तो ये एकल स्वीकृत एकल प्रमाण पत्र है। उदाहरण के लिए क्या है कि भाई मान लीजिए कि नोएडा में एक उपकरण निर्माता कंपनी है, उसने उपकरण बनाया क्या, एल्कोहल ब्रीथ एनालाइजर, व्यापक स्तर से उसने बनाया, उसको एक्सपोर्ट कहाँ करना है, उसको अमेरिका में एक्सपोर्ट करना है। तो ऐसे कंडीशन में इनको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी। सर्टिफिकेट यही OIML सर्टिफिकेट ऑफ कंफॉर्मिटी, इसकी जरूरत पड़ती थी ताकि ये वेरीफाई हो सके कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को बेच सकते हैं और आपने मानकों का पालन किया है, इस बात का वो रखना पड़ता था। तो अब क्या है कि अब जो है भारत के अंदर भी जितनी उपकरण निर्माता कंपनी है, उनको बाहर 12 सदस्यों के द्वारा पहले सर्टिफिकेशन होता था, भारत स्वयं बन गया सर्टिफिकेशन इशू करने वाला। तो अब ऐसे कंडीशन में बाहर से इनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप देखेंगे कि अब भारत ही जारी करने में सक्षम हो चुका है। चलिए आगे देखने की कोशिश करते हैं इसका महत्व क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपलब्धि से अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं को भारत में अपने उपकरणों का परीक्षण कराने की सुविधा मिलेगी। मैंने आपको बताया कि जो अंतरराष्ट्रीय निर्माता कंपनियां हैं, उपकरण निर्माण कर रही हैं, उनको भारत में अपने उपकरणों का परीक्षण कराने की सुविधा मिल जाएगी, और जिससे भारत में क्या होगा, रेवेन्यू और रोजगार बढ़ोतरी होगी। भाई कोई उपकरण निर्माता कंपनी है, वो आकर के नोएडा में बना रही है, कंपनी स्थापित करके बना रही, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, लोगों की पर्सनल इनकम बढ़ेगी तो उससे राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, GDP भी बढ़ेगी। साथ ही भारत अब विश्व में कहीं भी बाट व मापन उपकरणों को बेचने हेतु OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन ही गया है। दूसरी बात यह है, घरेलू निर्माता वजन और माप के अपने उपकरणों का परीक्षण, जो घरेलू निर्माता कंपनियां हैं, वो परीक्षण भारत में करा सकेंगे। अभी तक क्या होता था, अभी तक बाहर से 12 देशों के माध्यम से ये लिया जाता था सर्टिफिकेट, चूंकि क्या है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में वजन या माप बेचने हेतु OIML मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका इंस्ट्रूमेंट कोई लेगा ही नहीं। अगर आपने सपोज मान लीजिए कि बनाया है क्या, पेट्रोल डिस्पेंसिंग यूनिट बनाया है, ठीक है, जहां पर आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वहां शो करता है कि इतने रुपए में इतना लीटर पेट्रोल आपको फाइंड हुआ है, तो वो यूनिट मान लीजिए किसी कंपनी बनाया है, ये सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वो कहीं बेच ही नहीं सकते हैं। भारत अब क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं, भारत में क्या है कि क्षेत्रीय संदर्भ
मानक प्रयोगशाला है। यहीं से अब क्या होगा, OIML प्रारूप वाले अनुमोदन प्रमाण पत्र अब जारी किए जा सकेंगे। जितनी भी विदेशी निर्माता हैं उनको भी अब ये प्राप्त हो सकेगा इसी के माध्यम से, क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं के माध्यम से। अब भारत में ये उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदान किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के माध्यम से ये सर्टिफिकेट अब फाइंड किया जाएगा। तो ये आज का सेशन रहा दोस्तों। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अभ्यास प्रश्न हमारे सामने क्या है। आप देखें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी की स्थापना कब की गई। आपके सामने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और विकल्प है आपके सामने, 1955, 1956, 1957, 1958। तो इसका सही जवाब क्या है, इसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि भारत ने OIML की सदस्यता कब ली थी, भारत कब सदस्य बना था। तो इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइएगा। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।